नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हिस्ट्री हमारी चल रही है और हिस्ट्री में हमारा चल रहा है गवर्नर जनरल। आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल, यहाँ पर हम गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे और अच्छे से बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। गवर्नर जनरल में हमने कल लिट्टन तक पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं, म्यो हमने पढ़ा था, लिट्टन हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे रिपन की। देखिए रिपन के बारे में बात करेंगे। रिपन जिसे जिसे भारत में सबसे उदार माना गया। ये माना गया कि रिपन जो था वो दयालु प्रवृत्ति का था, जिसने भारत में कुछ अच्छे काम किए, जैसे स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया, जिसने कारखाना अधिनियम बनाया, जिसने काम करने के घंटे निश्चित किए। तो ये काम जो किए गए वो रिपन के द्वारा किए गए। रिपन ने ही क्या किया था, पहली सफल जनगणना अपने शासनकाल में करवाई थी। तो हम इस पे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आशा है आप लोगों ने कल पीडीएफ चेक कर ली होगी कि पूरी पीडीएफ कल आप लोगों को मिल गई थी या नहीं। एक बार बस कमेंट करके बता दीजिए कि कल आप लोगों को पूरी पीडीएफ मिल गई थी या नहीं मिली थी। रिपन के बारे में बात करेंगे। कारखाना अधिनियम ये 1881 में आया। 1881 में कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? रिपन के समय में। रिपन कौन था भैया? गवर्नर जनरल था या वायसराय था? आप कहेंगे वायसराय, क्योंकि अब तो वायसराय बन गए हैं ये। कौन? 1858 के बाद, कैनिंग के बाद ये वायसराय बन गए। कौन? कैनिंग के बाद जितने भी हमने पढ़े थे वो सब वायसराय थे। कौन थे जी? सब वायसराय थे। तो पहला कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1888 किसने बनाया था? रिपन ने। 1881 की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर 1881 के बारे में हम बात करते हैं। पहली नियमित जनगणना, तो आप मुझे बताएंगे सर 1881 में पहली नियमित जनगणना स्टार्ट होती है कि सर जो कि पहली सफल जनगणना मानी गई। आप कहेंगे सर ये प्रथम सफल जनगणना मानी जाती है। और पहली सफल जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी? आप कहेंगे रिपन के द्वारा। हालांकि भारत में पहली जनगणना किसने करी थी? तो आप कहेंगे म्यो ने करवाई थी, लेकिन वो असफल हो गई। तो फर्स्ट सफल जनगणना, फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस किसने करवाया था? रिपन के द्वारा कराया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया किसने था? 1878 में लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया था? लिट्टन के द्वारा बनाया था। हम यहां पर बात कर लेंगे। चलिए यहां पर हमने बात कर ली कि सर जल्दी से बताइए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर एक्ट जिसमें अखबारों पर रोक लगा दी गई थी, लिट्टन के द्वारा बनाया गया था 1878 में। लेकिन इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने कर दिया था? रिपन ने। किसने कर दिया था? रिपन ने। कब? 1882 में। रिपन के समय 1883 में इल्बर्ट विल विवाद हुआ। इल्बर्ट विल क्या था? इल्बर्ट विल कोर्टनी इल्बर्ट द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर कोर्टनी इल्बर्ट द्वारा पेश किया। ठीक है जी। इसमें क्या था? इसमें यह था कि भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। जिस प्रकार अंग्रेज जज भारतीयों का मुकदमा सुनते थे, वैसे ही भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे, अंग्रेजों को सजाएं देंगे। जो गिल्टी पाया जाएगा उन्हें क्या करेंगे? सजाएं देंगे। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था अखबारों की स्वतंत्रता। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अखबारों पर रोक थी। ठीक है। अखबारों पर रोक किसने रद्द कर दी थी? किसने खत्म कर दी थी? रिपन ने। किसने लगाई थी? किसने? लिट्टन ने। ठीक है। तो इल्बर्ट विल एक कोर्टनी इल्बर्ट थे। इन्होंने कहा कि भाई जब भारत के भी व्यक्ति जज हैं, अंग्रेज व्यक्ति भी जज हैं, तो दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। केवल अंग्रेज जज ही क्यों भारतीयों को सजाएं दे? भारत के जज भी तो अंग्रेजों को सजाएं दे सकते हैं। तो जब ये बात आई तो अंग्रेजों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने कहा अच्छा हमारा मुकाबला करोगे? भारत के लोग, तुम में इतनी हिम्मत, हमारे मुकाबले पर आओगे? क्योंकि अंग्रेजों ने हर जगह लिखा हुआ था इंडियन ए डॉग नॉट अलाउड। हमारी तुलना कुत्तों से की जा रही थी, हमारी तुलना डॉग से की जा रही थी, है ना। अंग्रेजों के जो क्लब हुआ करते थे वहां पर इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड लिखा होता था।
अब बताइए हमारी तुलना उनसे हो गई। तो भैया अंग्रेजों ने विरोध किया कि नहीं, अंग्रेजों के ऊपर केवल अंग्रेज जज ही मुकदमा सुना सकते हैं, भारत के जज अंग्रेजों को सजाएं नहीं दे सकते। इसे कोर्ट ने इलवर्ट कहा गया। बाद में जब विवाद बढ़ा तो ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ने इलवर्ट को ब्रिटेन में बुला लिया। कहां पर बुला लिया? ब्रिटेन में बुला लिया। नितेश जी, तो दोस्त आप थोड़ा थोड़ा इनको लिख लीजिए, ऐसे थोड़ी होगा आपने पूरा लिख लिया होगा तो कहीं जगह नहीं बची होगी, तो ऐसे लिख लीजिए, छोटी छोटी जगह है ना, थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, की पॉइंट है, इनको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, है ना, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। चलिए ये हमने पढ़ लिया कि सर कारखाना अधिनियम कब आया? 1881 में। किसके समय में? रिपन के समय। कौन था वायसराय जिस समय कारखाना अधिनियम आया? रिपन था। प्रथम नियमित जनगणना किसने कराई थी? पहली सफल जनगणना किसने कराई थी? रिपन ने कराई थी। कब? 1881-82 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म, रद्द किसने किया था? रिपन ने। कब? 1882 में। अब बात आ गई सर स्लॉट बुक कब होगा? एक था मेरी बहन, उम्मीद ये है कि जल्दी वेबसाइट चलने लग जाएगी, कुछ का होने लगा है, ठीक है, शायद अभी वो दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक है। इलवर्ट बिल के बारे में बात करेंगे, कोर्ट ने इलवर्ट ने यहां पर भेजा था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप लुक लाइक रॉबर्ट क्लाइव। वाह भाई वाह, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों से क्या तुलना कर रहे हो? इनसे क्या तुलना, अंग्रेजों से तो बहुत ऊपर है हम, ठीक है। चलिए लिख लीजिए यहां पर। हमने बात कर ली कि सर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को। किसे कहते हैं? रिपन को। कि सर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को कहते हैं, क्योंकि रिपन ने स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया था 1882 में। इस कारण से क्या कहते हैं भैया, जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। हंटर कमीशन किस लिए बनाया गया था? शिक्षा में सुधार के लिए। शिक्षा में सुधार। अब आप कहेंगे सर शिक्षा में सुधार की अगर बात हो रही है, शिक्षा में सुधार यानी कि उच्च शिक्षा में सुधार की बात यहां पर थी कि सर शिक्षा में सुधार या उच्च शिक्षा में सुधार, इसके लिए क्या बनाए गए? इसकी सिफारिश पर 2 विश्वविद्यालय बनाए गए। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय बना। कौन सा? पंजाब विश्वविद्यालय बना। पंजाब विश्वविद्यालय बनाया गया। पंजाब विश्वविद्यालय बनाया गया और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया। विश्वविद्यालय। तो आप कहेंगे सर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? आप कहेंगे सर हंटर आयोग की सिफारिश पर। हंटर समिति भी आई थी, याद रखना, हंटर समिति 1919 में आई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, जबकि हंटर आयोग 1882 में आया है। कब आया है? 1882 में, ठीक है जी। हंटर आयोग एक हंटर कमीशन था जिसने शिक्षा में सुधार, विलियम विल्सन हंटर इसका जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष कौन था? आप कहेंगे सर विलियम विल्सन हंटर। कौन था? विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर। क्लियर है क्या? यहां तक हमने पढ़ लिया, पीडीएफ से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं चुलबुल जी, ठीक है। अब डफरिन की बात आती है। डफरिन ऐसे पूछा जाएगा जिस समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप कहेंगे उस समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में होता है, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 में डफरिन के समय होता है। और इसका संस्थापक कौन था? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे सर संस्थापक कौन था? चलिए बताइए। संस्थापक था A.O. ह्यूम। कौन था? A.O. ह्यूम, ठीक है। हालांकि जब हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, अभी तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं कि सर डफरिन के समय में क्या हुआ था कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? इसका गठन कहां पर किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल, आप कहेंगे सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है जी, संस्कृत विद्यालय।
तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। विद्यालय, किसी को कोई समस्या कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो हमने ये पॉइंट पढ़ लिए कि सर एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। रिपन के समय में क्या हुआ था, कारखाना अधिनियम 1881 आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में रद्द किया था, पहली जनगणना, सफल जनगणना 1881 में रिपन ने करवाई थी, ठीक है। इल्बर्ट बिल 1883 में रिपन के समय में आया था, जिसमें भारत के जजों को अंग्रेजों पर सजा सुनाने की अधिकार दिया गया। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा गया, क्योंकि रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया था। चलिए, डफरिन की बात होगी। कांग्रेस का गठन 1885 में होता है, जिस समय डफरिन भारत का वायसराय था। कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है, ठीक है, ये पक्षी वैज्ञानिक था। 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में था, वहां पर इसकी स्थापना हो गई। नेक्स्ट, लैंसडाउन की बात होगी। आप कहेंगे सर लैंसडाउन 1888 से 1894 तक भारत का वायसराय रहा, ठीक है। इसके समय में दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया। कि सर दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय में आया था, तो आप कहेंगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारखाना अधिनियम किसके समय में आते हैं, ठीक है। यहां पर हम ये बातें पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, अब बात आती है कर्जन की। किसकी बात आएगी, कर्जन की। विकास कह नहीं सकते कि पेपर की डेट बढ़ेगी, लगता नहीं है पेपर की डेट बढ़ेगी, क्योंकि एसएससी का तो कैलेंडर पूरा फिक्स हो चुका है ना, तो डेट आगे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए, हमने बात करनी है कि सर कर्जन 1898 से 1905 तक रहा। इसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ, और आपको याद होगा बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई थी। हालांकि कहीं कहीं 20 जुलाई 1905 भी दी है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर पहला पुलिस आयोग बनाया जाता है 1902 में। इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। कि भैया भारत में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए कर्जन के द्वारा एक विभाग बनाया गया। कर्जन के द्वारा एक विभाग बनाया गया जिसे पुलिस विभाग कहा गया, और पुलिस विभाग का जो पहला अध्यक्ष बना था उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर ने पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की सिफारिशें की। क्या की जी, सुधार करने की सिफारिश की। दानिश जी बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कि प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में बनाया गया, कि जो पहली पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, चाहे वो किसी के समय में भी हो, किसी के समय में भी हो, उनकी सुरक्षा की जाएगी। ये कानून किसने बनाया था, कर्जन ने। किसने, कर्जन ने, ठीक है। उसके बाद बात आती है 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है। कर्जन के समय में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन लिट्टन के समय में 1877 में, दूसरा कर्जन के समय में 1903 में, तीसरा हार्डिंग सेकंड के समय में 1911 में। अच्छा, बंगाल विभाजन इसके समय में हुआ, रद्द किसके समय में हुआ, हार्डिंग सेकंड के समय में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, ये बात हम बात कर रहे हैं, फटाफट से लिखिए कि सर कर्जन दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था, 1891 में, 10 साल बाद, ठीक है। 1891 में पहला कारखाना 1881 में रिपन के समय में, दूसरा लैंसडाउन जब भारत का वायसराय था उसके शासनकाल में 1881 में। कर्जन के समय में क्या क्या हुआ, कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। कर्जन ने कहा कि भारत में जो बंगाल है, बंगाल बहुत बड़ा है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बड़ा मुश्किल से हो पा रही है, इसलिए इसे दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्वी बंगाल में और एक पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। एक पूर्वी बंगाल में, एक पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून, बच्चों मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा पा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि समय कम है और अभी हमारा पास बचा हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन तो पूरा ही बचा जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं, है ना। हालांकि हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, अभी आधुनिक भारत काफ़ी है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप परेशान मत होना। हाँ, जिस दिन मैं मैराथन कराऊंगा यकीन मानना कि मैं 250 से कम 300 से 500 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जो गागर में सागर होगी। एक सिंगल क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छोड़ूंगा, जो अभी दिल्ली पुलिस में पूछी गई है हिस्ट्री, क्योंकि अब नए पैटर्न पर तो ये हुआ, दिल्ली पुलिस है, CGL है ना, CHSL है, MTS है, यही हुए नए एग्जाम, तो उन्हीं के आधार पर हम कर लेंगे, समझ गए आप। चलिए आगे बात करेंगे कि सर मिनटों सेकंड
मिंटो सेकंड आता है। मिंटो सेकंड, जिसे मिंटो के नाम से जानते हैं, मुस्लिम लीग 1906 में इसी के शासनकाल में होती है। मुस्लिम लीग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? अब आप सोच रहे होगे सर इनके संस्थापक वगैरह क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल हम गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वायसराय के शासनकाल में क्या क्या बातें हुई वो हम लोग पढ़ते चल रहे हैं कि सर मिंटो के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है। कहां पर? ढाका। और ढाका में किसके द्वारा हुई? सलीमुल्लाह खां जो ढाका के नवाब थे, सरागा खां, मोहसिनुल मुल्क, इन तीनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1906 में। और इसका पहला अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहां पर हुआ था? ढाका में, जो वर्तमान बांग्लादेश में, पहले भारत में था, पहले भारत था, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। कांग्रेस में फूट 1907 सूरत अधिवेशन। अच्छा, जिस समय इसकी अधिवेशन हुआ इस समय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस दो भागों में बटा। किस किस में बट गया? आप कहेंगे गरम दल में और नरम दल में। गरम दल और नरम दल, गरम दल एवं नरम दल में बट गया। नरम दल में, चलिए हमने यहां पर बात कर ली कि गरम दल और नरम दल में बट गया। ये सारी चीजें मुस्लिम लीग 1905 में है। ना 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 ना, लिखा तो है मैंने 1906, क्यों एज्यूम कर रहे हो? अच्छा ये बताइए, क्या मैं पढ़कर नहीं आता हूंगा? आपको पढ़ाने से पहले क्या मैं खुद नहीं पढ़ता हूंगा? बताइए आप। तो आप ये डाउट ही क्यों करना कि 1905 होगा या 1906 होगा या 1907 होगा? क्यों डाउट करना है जब मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ के आ रहा हूं? और मैं पिछले 2016 से कंपटीशन पढ़ा रहा हूं, 2011 से 2015 तक मैं खुद पढ़ रहा हूं, तो अब इतनी जानकारी तो मुझे होगी। बताइए मेरी बात, क्या इतना मैं 2011 से लगातार पढ़ा रहा हूं तो इतनी तो मैंने रिसर्च कर ही ली होगी, है ना? कर ली होगी या नहीं कर ली होगी? चलिए सर प्लीज 500 प्लस होने चाहिए क्वेश्चन। चलो विकास जी आपकी बात मान ली, 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन आपकी बात मान ली। गागर में सागर में 500 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सर 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो सुधार कानून, जिसे हम भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानेंगे। भारत परिषद अधिनियम, आप कहेंगे सर भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर मार्ले मिंटो सुधार कानून कह लें, मार्ले मिंटो अधिनियम कह लें, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं? ये बात आप मुझे बताइए, ठीक है। ये बात बताइए कि सर ये वाली बात हमने पढ़ ली, इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जा सकता है कि मिंटो, जिस समय मार्ले मिंटो सुधार कानून आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। ये बातें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड की बात हो रही है 1910 से लेकर 1916 तक। तीसरा दिल्ली दरबार आया था 1911 में। अब ये किसके सम्मान में? आप कहेंगे सर ये तीसरा दिल्ली दरबार किसके सम्मान में? किसके सम्मान में? तो आप कहेंगे सर किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आया था, ठीक है। किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आया था। गांधी जी वापस किसके समय में आए थे? 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। कब होती है? 1916 में, यानी कि अप्रैल 1916 में किसने की थी? अप्रैल 1916 में की थी भैया बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। और भैया सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने, ठीक है जी, एनी बेसेंट ने। चलिए यहां पर लिख लीजिए कि सर बीएचयू की स्थापना हुई। बीएचयू की स्थापना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1920 में होती है। कब? 1920 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय।
आप कहेंगे सर मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा भैया क्या किया गया, बीएचयू बनाया गया 1920 में। हालांकि बीएचयू था ये पहले किस नाम से जाना जाता था, आप मुझे बताइए जल्दी से मुझे बताइए। बहुत शानदार, हमने पढ़ा कि हार्डिंग सेकंड जो भारत में वायसराय था, इसके शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। किंग जॉर्ज पंचम भारत आया और किंग जॉर्ज पंचम ने क्या किया, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। इसने क्या किया, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। क्या कर दिया जी, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन रद्द किया, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को पुनः एक कर दिया गया, मिला लिया गया। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं, ओहो बीएचयू 1916 में, पक्का। चलिए एक बार मुझे बता दीजिए कि बीएचयू की स्थापना कब होती है, एक बार बताइए। हालांकि बीएचयू बनने से पहले ये कुछ और नाम हुआ करता था, कुछ और नाम हुआ करता था। तो हम बात करेंगे सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। हालांकि हम बात करते हैं कि सर 4 फरवरी 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी। कब, 4 फरवरी 1916, माफी चाहूंगा मैंने 1920 लिख दी, ठीक है, माफी चाहूंगा। चलिए हमने यहां पर बिल्कुल, किसने बताया था, ये नाम है अंकज कुमार जी, धन्यवाद अंकज जी। चलिए अब ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, इन्हीं के समय में लखनऊ समझौता होता है। क्या होता है, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। अच्छा, जब लखनऊ समझौता होता है, आप कहेंगे सर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, कौन सा था जी, आप कहेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार। कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार, यहां लिख दूं अंबिका चंद्र मजूमदार, मजूमदार, ठीक है जी, अंबिका चंद्र मजूमदार। अब यहां पर बात आती है कि सर इसमें भूमिका किसकी रही, किसका सहयोग मिला इसमें, भूमिका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, एवं एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है जी, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के तहत इन्होंने भूमिका निभाई कि भाई इसमें क्या किया जाए, नरम दल गरम दल को मिला लिया जाए। इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया, किसने, मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया। कौन सा ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था, वो था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में नरम दल व गरम दल मिला लिए गए थे, नरम दल व गरम दल मिला लिए गए थे, ठीक है। नरम दल व गरम दल का विलय कर लिया गया, नरम दल गरम दल का विलय कर लिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, यहां तक आप लिखिए। आगे बात करते हैं कि सर खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक किसने चलाया था, अली बंधुओं ने। किसने, अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। अली बंधु जिसमें जौहर अली और मोहम्मद अली, ठीक है जी, आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। और ये पहला आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, महात्मा गांधी इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इनकी डिटेल में इन्हीं टॉपिक्स में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगी। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार इसका नाम कर दिया गया है कि इसमें क्या था कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, 79 लोगों पर गोलियां चलवाई, 369 लोग इसमें मारे गए, ठीक है, शहीद हो गए, इनफैक्ट शहीद कहेंगे, शहीद हो गए। चलिए आगे बात करेंगे कि सर रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया, रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया, जिसे काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। मार्च 1919 में अमृतसर में लागू हुआ, जिसमें कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, पुलिस उठाती थी, मारती थी, हैप्पी बर्थडे मनाती थी, जेल में डालती थी।
ठीक है, इसे काला कानून कहा। असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ हुआ इन्हीं के समय में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 भी चेम्सफोर्ड के समय में ही स्टार्ट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये कि मैं हेडिंग डाल के क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं ये काम बता रहा हूं कि चेम्सफोर्ड के समय में क्या क्या काम हुए, ठीक है, क्या क्या चीजें हुई। अब इनको तो हम पढ़ेंगे ना राष्ट्रीय आंदोलन में, इनको तो हम आधुनिक भारत में टोटल पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में टोटल पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट से। आगे बात आती है, आगे बात आ जाती है जी रीडिंग। रीडिंग कि सर जो रीडिंग था, दिख रहा है ना, रीडिंग पढ़ने में आ रहा है, रीडिंग समझ में आ रहा है ना, कि 1921 से 1926 तक 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 में बंद किया। महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी थे वारदोली में। वारदोली में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी 1922 में 3000 किसानों ने एक रैली निकाली, और इस रैली में चोरी चोरा नामक स्थान है गोरखपुर के पास, वहां पर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसका गठन किया गया स्वराज पार्टी का। किसके समय में? कौन था उस समय वायसराय? रीडिंग था। कौन था? रीडिंग था। एचआरए का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? एचआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? आप कहेंगे सर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यही 1928 में क्या बन गई थी? यही 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई थी। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कौन था उस समय वायसराय? रीडिंग था। कौन था वायसराय? रीडिंग था। बंगाल विभाजन 1906 में हुआ। वाह, बहुत बढ़िया। बंगाल विभाजन 1906 में हुआ, ठीक है, और कांग्रेस का विभाजन 1914 में हुआ। ऐसे लिख लो, कुछ भी लिख लो। बंगाल विभाजन भैया 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए फटाफट से इनको लिखिए कि सर रीडिंग के समय में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। आगे बात करेंगे कि सर इरविन, अब इरविन की बात आती है, यहां पर हमने ये लिख लिया, ठीक है, यहां पर हमने बातें कर ली। इरविन की बात होगी सर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चलता रहा, क्योंकि 1922 में बंद भी किया गया था, धीरे धीरे 1934 तक चलता रहा। साइमन कमीशन 1928, ये 3 फरवरी 1928 में आया है। कब? 3 फरवरी 1928 में भारत आया, बॉम्बे में पहुंचा। कहां पर आया ये? बॉम्बे में। आप कहेंगे सर बॉम्बे, तो यहां पर हमने लिख लिया साइमन कमीशन केम इन 1928, बॉम्बे में पहुंचा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 1900 भैया घोषणा बोली थी मैंने प्रिंस रोहेला जी, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी करजन के द्वारा। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। मेरे लाल में टॉपिक कराऊंगा। मैं अभी केवल गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूं कि किस गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या बातें हुई, मैं ये बता रहा हूं। मैं अगर इनको एक एक करके एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत बहुत बड़े टॉपिक हैं, ये कराऊंगा ना मैं, ऐसा तो है नहीं। चलिए बताइए। वर्ल्ड बेस्ट टीचर, किंग ऑफ हिस्ट्री, थैंक यू सर एकता, अरे वाह, धन्यवाद। बस यही प्यार आप लोगों का बना रहे। बात आ गई बेलिंगटन। बेलिंगटन के समय में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये है क्या? देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है, यहां पर लिखा नहीं क्या? लिख देता हूं कि सर गांधी इरविन समझौता किसके समय में हुआ है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, जिसमें महात्मा गांधी ने इरविन के साथ समझौता किया। महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी बनाए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए। इरविन ने कहा ठीक है, लेकिन आपको हमारे साथ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। गांधी जी ठीक है मान गए। अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया और ब्रिटेन चले गए। कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। एक कह रहे 10,000 क्वेश्चन कराइएगा, 500 से काम नहीं चलेगा। 500 क्वेश्चन को 4 से गुणा कर दो,
2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन में कम से कम 5 से 6 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन होते हैं वो तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। हर क्वेश्चन में 7 से 8 फैक्ट मैं आपको दूंगा। मल्टीप्लाई कर लो 500 से, मैं एवरेज कह रहा हूं कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2500 क्वेश्चन, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 2500 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं बस। डिपेंड करता है कि एग्जाम टाइम में कितना आपको याद रह गया। कभी कभी ऐसा होता है कि याद बहुत कुछ होता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो याद वाली चीजें भी भूल जाते हैं। गुरुजी मैं देख रहा हूं आपको। राहुल, राहुल कीर्तनिया, अच्छा आप मुझे देख रहे हैं, धन्यवाद। ओ अच्छा, ओम बाबूजी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस यही यही चीज़ें आपकी जो है मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं, यही चीज़ें आपकी प्रेरित करती हैं। चलिए आगे बात करेंगे। हमने बात कर ली है कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 भी वेलिंगटन के समय आया था। पूना पैक्ट 1932 में, पूना पैक्ट किस किस में हुआ था? आप कहेंगे सर पूना पैक्ट गांधी एवं अंबेडकर के मध्य हुआ। गांधी जी, आप कहेंगे सर गांधी जी एवं अंबेडकर, गांधी जी एवं अंबेडकर साहब के मध्य हुआ। किसके? अंबेडकर साहब के मध्य हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, गांधी जी को जब ये पता चला कि भैया अंबेडकर साहब जो है राजनीतिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं, गांधी जी यरवदा जेल में थे, अनशन पर बैठ गए। ठीक है, इनकी तबीयत खराब होने लगी, इन्हें समझाया गया कि भैया आप मान जाओ, ये नहीं माने, इन्हें समझाया गया आप मान जाओ, ये भी नहीं माने। तो बात ये हो गई कि भाई दोनों में सहमति हुई। इनके सदस्यों, इनके सहयोगियों ने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए, इनके सहयोगियों ने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए। इन दोनों ने स्वयं अपने आप हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, प्रीति मेरी मैसेज आप आ रहा है ना, आपका मैसेज आ रहा है। आशीष लव यू, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये आप लोग पढ़ते चाहिए। आशु जी धन्यवाद। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया लिनलिथगो। अब हम बात करेंगे सर लिनलिथगो के बारे में। लिनलिथगो, चलिए बताइए कि सर लिनलिथगो के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 1936 से लेकर 1943 तक भारत छोड़ो आंदोलन था। क्या था जी? भारत छोड़ो आंदोलन था। क्रिप्स मिशन 1942 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के समय लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो था। बिवेल 1943 से 1947 तक रहा, इसके समय में शिमला समझौता हुआ, और माउंट बेटन के समय स्वतंत्रता मिल गई। क्या मिल गई जी? स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ पर आप लोग ये लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग भैया अच्छे से नोट डाउन करिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। फटाफट से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? चलिए 1 मिनट, ये लिखिए, फटाफट से लिख लीजिए, है ना, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी ने चलाया। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने पूर्ण हिंसा का समर्थन किया, जबकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अब बहुत कुछ हो चुका है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन में, कि अब भाई हमने बहुत सहन कर लिया, अब हम नहीं सहन करेंगे। ठीक है, अब तो आर्या पार की लड़ाई है। क्रिप्स मिशन कि भैया 1942 में आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ये किसने बनाई थी? इसके संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे सर इसके संस्थापक कौन थे? फटाफट से बताइए। इसके संस्थापक थे, क्या नाम था इनका? तो आप कहेंगे सर सुभाष चंद्र बोस। कौन? आप लिखिएगा कि भैया सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र
बोस। चलिए बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस, बहुत शानदार। शिमला समझौता कब हुआ था, तो यहां पर हमने बात कर ली है, ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली है। आगे बात करेंगे माउंट बेटन। अच्छा, स्वतंत्र भारत के समय जो अंतिम वायसराय था वो माउंट बेटन था, और यही स्वतंत्र भारत का पहला क्या बन गया था, गवर्नर जनरल। शिमला समझौता, भैया ये शिमला समझौता 1946 वाला है, 1972 वाला अलग है। 1972 तो आजादी के बाद हुआ था, ठीक है, ये आजादी के बाद अगर पूछा जाए, आजादी के बाद कब हुआ था, 1972 में। लेकिन हम तो गुलामी की बात पढ़ रहे हैं ना, हम तो गुलामी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़ लिया यहां तक। अब हम बात करेंगे सर, यहां तक हमने पढ़ा, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम यहां पर बात करेंगे भैया किसके बारे में, तो हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि मुगल वंश से क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, है ना। कभी आ जाए तो फिर क्या होगा, है ना, आ जाए तो फिर क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बात आती है मुगल वंश के बारे में। हम यहां पर बात करेंगे मुगल वंश। मुगल वंश 1526 से लेकर 1858 तक रहता है। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर का मतलब क्या है, बाबर का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है निडर। क्या मतलब है इसका, निडर, यानी कि निर्भीक, निडर, ठीक है, जो डरता ना हो। बाबर का जन्म 1483 फरगना में हुआ था, और फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान। कि वर्तमान उज्बेकिस्तान में कौन कौन सा जगह है जहां पर बाबर का जन्म हुआ, फरगना। पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अच्छा, बाबर का मूल नाम क्या था, मूल वंश कौन सा था, बाबर का मूल वंश कौन सा था। आप कहेंगे सर मूल वंश था, मूल वंश का नाम था चगताई वंश। क्या नाम था, चगताई वंश। आप कहेंगे चगताई वंश। पिता थे उमर शेख मिर्जा, लिखवाया तो नहीं, मैंने लिखवा रखा है। चलिए यहां पर हमने बात कर ली कि सर मूल वंश था चगताई वंश। जब बाबर भारत नहीं आया था तब ये किसका था, आप कहेंगे सर ये किसका हुआ करता था, चगताई वंश का। लेकिन जब ये भारत आया तो भारत में ये मुगल वंश को जन्म देता है। अच्छा, मुगल वंश का नामकरण कैसे हुआ, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज थे, और इसकी माता थी कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम मंगोल वंशज थी। तो तैमूर और मंगोल के मिश्रण से क्या बन गया, क्या बन गया भैया, आप कहेंगे मुगल वंश बन गया। क्या बन गया, मुगल वंश बन गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर रहे हैं कि बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है। 1483 में बाबर का जन्म फरगना घाटी उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर का मूल वंश था चगताई वंश। बाबर का मूल वंश क्या है, चगताई वंश। बाबर का जन्म कहां पर हुआ, फरगना में। कब, 1483 में। कहां पड़ता है फरगना, उज्बेकिस्तान में। फरगना के राजा हुआ करते थे उमर शेख मिर्जा, जो बाबर के पिता थे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप। अब बात आती है कि सर पिता कौन थे बाबर के। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के राजा थे। और बाबर के पिता की मृत्यु हो गई 1494 में। कब हो गई, 1494। कुंदन मेरे दोस्त, मैंने यहां लिख दिया भाई, मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा ही थोड़ा सा परेशान हो गए। शिमला समझौता ये 1946 में है, और आजादी के बाद 1972 में है मेरे लाल। मैंने यहां लिख दिए दोनों पॉइंट, दोनों चीजें मैंने लिख दी है ना। चलिए ये भी पूरी पीडीएफ दूंगा मैं, पूरी पीडीएफ दूंगा मैं। चलिए सर जोश में पढ़ाओ, अपना गला खराब कर लूं, है, चीख चीख के अपना गला खराब कर लूं। मैं तो वैसे ही बहुत तेज बोलता हूं, बहुत तेज चीखता हूं। इससे ज्यादा तेज चीखूंगा तो मेरा गला नहीं फट जाएगा, मेरी नसें नहीं फट जाएंगी। हाँ बेटे, मेरी भी एक बीवी है, एक बच्चा है, माँ बाप हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा, कौन रखेगा उनका ध्यान, बताओ। बहुत तेज हो रहा है बेटे, बहुत तेज हो रहा है। चलिए बाबर का मतलब है निडर, जो डरता ना हो, जो डरता ना हो। चलिए अब इसका बात करेंगे। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, और मूल वंश है चगताई वंश। क्या है, चगताई वंश।
बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के राजा हुआ करते थे। फरगना उज्बेकिस्तान में है। मृत्यु 1494 में हो गई। बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर जो है मात्र 11 वर्ष की आयु में किस पर बैठ गया? फरगना की गद्दी पर बैठ गया। माता कुतुब निगार खानम, ये कौन थी? ये मंगोल वंशज थी। मंगोल वंशज। आप कहेंगे सर मंगोल वंशज थी ये, ठीक है। और पिता जो थे ये तैमूर वंशज थे। कौन थे जी? तैमूर वंशज। तैमूर वंशज, ठीक है। तो इन दोनों के मिश्रण से एक नया वंश बना जिसे मुगल वंश कहा गया। मुगल वंश का मूल वंश था इसका चगताई वंश, यानी कि भारत में आने से पहले बाबर का जो वंश था वो चगताई वंश था। कौन सा? चगताई वंश था। चलिए अब बात आती है माता की ओर से मंगोल नेता चंगेज खान का वंशज था और पिता की ओर से तैमूर वंशज था, ठीक है। इस कारण इसके वंश का नाम पड़ गया मुगल वंश। पुत्री थी गुलबदन बेगम, ठीक है। बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा है। क्या लिखा? हुमायूं नामा। यह पुस्तक फारसी में लिखी है। किस में लिखी है? फारसी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर फारसी भाषा में कौन सी किताब गुलबदन बेगम ने लिखी? हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम मुगल वंश की पहली महिला है जिसने कोई पुस्तक लिखी है। प्रथम महिला जिसने क्या लिखी है? आप कहेंगे सर ये पहली महिला है जिसने कोई पुस्तक लिखी है। प्रथम महिला जिसने कोई पुस्तक लिखी वो कौन था? मेरा प्रयास है कि मैं इसको जो है सैटरडे में खत्म कर दूंगा, सैटरडे में, क्योंकि सैटरडे में मैराथन लगाऊंगा बड़ी और सैटरडे में इसको खत्म करूंगा, क्योंकि अभी आपकी फिर गागर में सागर भी तो स्टार्ट होंगी। गागर में सागर तो स्टार्ट होंगी। अभी तो क्लास चल ही रही है, जितनी भी हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सैटरडे में पूरी बड़ी क्लास लेकर खत्म, पूरी बड़ी क्लास लेकर खत्म, ठीक है जी। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि पहली महिला पहली मुगल महिला पहली मुगल महिला जिसने पुस्तक लिखी, ठीक है। मुगलों में बहुत कम महिलाओं को आजादी मिली हुई थी, तो पहली मुगल महिला गुलबदन बेगम जिसने कोई पुस्तक लिखी थी। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पर हम बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लिख लीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया भैया। एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, एक बच्चा भैया शिमला समझौते को लेकर बड़ा कंफ्यूज है। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। इसे चलो शिमला सम्मेलन कर लो, फिर डाउट आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपका डाउट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसको मैं शिमला सम्मेलन कर दूं, हैं? शिमला सम्मेलन कर दूं, फिर डाउट खत्म हो जाएगा आपका। सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ, एक ही बात तो होती है, एक ही बात तो होती है जी, हैं? इसमें भी कोई दिक्कत होगी क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? शिमला सम्मेलन, ठीक है जी, सम्मेलन। बात तो एक ही हो गई ना, सम्मेलन, शिमला समिट। चलिए बस अंतर थोड़ा सा बदल जाएगा, इसको समिट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? समिट, शिमला समिट। चलिए समिट। चलिए यहां पर हम लिख रहे हैं कि सर शिमला सबमिट, शिमला समिट बोलेंगे, समिट, शिमला समिट, शिमला समिट। शिमला समिट कब होता है? 1946 में। शिमला समझौता कब हुआ है? शिमला समिट। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बता दीजिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। समझौता कह लेते, एग्रीमेंट कह लेते, कोई दिक्कत बात नहीं थी। सम्मेलन कह लें, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होती। लेकिन फिर भी भैया उन्हें इतना डाउट था कि मजबूरन मुझे ये लिखना पड़ गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, या अब भी कोई डाउट हो तो बता दो। चलिए ये हमने बातें कर ली। आगे बात होगी कि सर राज्याभिषेक, जब
उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई, बाबर के पिता की मृत्यु हो गई 1494 में। बाबर उस समय मात्र 11 वर्ष का था, तो बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। अगर पूछा जाए कि मुगलों में सबसे कम उम्र का राजा कौन था जो भारत में बना, तो आप कहेंगे अकबर। कौन था? अकबर। आप कहोगे अकबर तो 13 साल 4 महीने का बना था। बिल्कुल, ये तो 11 साल का बना था, तो इसको क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि ये फरगना में राजा बना था, भारत में नहीं। भारत में तो 1530 में आया था। कब आया? 1530 में। चलिए, प्रीतम कुमार जी, लखराम जायसवाल जी, लव यू भैया, सभी को लव यू। चलिए, हम बात कर रहे हैं जी 1501 में समरकंद पर आक्रमण किया बाबर ने, और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, और 1507 में बाबर ने भैया क्या किया? बाबर ने शाहरुख नामक सिक्के चलाए थे। बाबर ने क्या किया? चांदी के सिक्के बांटे। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के किसको दिए थे? प्रत्येक काबुल वासी को चांदी के सिक्के बांटे। ठीक है, किसको बांट दिए? काबुल में। कहां पर बांटे? ये काबुल में। आप कहेंगे सर काबुल में। चलिए, बहुत बढ़िया। कि सर 1507 में हमने पढ़ लिया। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में ब्रिटेन में हुआ था। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 में आया था। खत्म। चलिए, ये बातें हमारी यहाँ पर हो गई हैं, ये वाली बातें हमारी हो गई। समरकंद पर आक्रमण हुआ, 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, 1507 में बाबर ने चांदी के सिक्के बांटे थे। आगे बात होगी, बाबर ने 1507 में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। कलंदर, उदारता के कारण पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। गाजी, खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है जी काफिरों को मारने वाला। और बाबर की नज़रों में काफिर कौन थे? जो नॉन मुस्लिम्स थे, यानी कि मुसलमानों को छोड़कर बाबर की नज़रों में सभी काफिर थे। सभी काफिर थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी हो। केवल मुसलमान ही उसके लिए ठीक थे, बाकी सभी काफिर थे। ये गाजी का मतलब है। ठीक है, ये गाजी का मतलब है। अनुयायी का मतलब है नक्शबंदी। नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। कि बाबर किसको मानता था? तो भैया किसको मानता था? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कब केवल ये पूछ लेता है गाजी की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर। बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करने वाला कौन था? बाबर। कलंदर की उपाधि धारण करने वाला कौन था? बाबर। खत्म हो गई चीजें। चलिए चलिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, ये मैं आपको पूरी पीडीएफ यहाँ पर दे रहा हूँ। पूरी पीडीएफ में बाबर से संबंधित पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आशा है आप लोग इसको पढ़ लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने पूरा मुगल इसमें दे दिया है, तो आशा है आप लोग इसको अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, शानदार तरीके से आप लोग इसमें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आप निकलवा लेना। ठीक है, चाहे तो इसमें से पढ़ लेना। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे सब कुछ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है जी, तो जितना ख़त्म हमारा सैटरडे तक हो पा रहा है, ठीक है, उसके बाद सैटरडे में एक बड़ी क्लास लगा लेंगे, बाकी और क्लास बंद करवा देंगे, फिर हम अपना अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हैं सर? पवन सर, हम आपके कुछ नहीं लगते? वाह सर, अच्छा सिला दिया आपने। अरे पवन, कैसी बात कर रहे हो आप ऐसे क्यों मान रहे हो भाई? आप मेरे भाई हो यार, आप सब मेरे भाई बहन हो। आपने कैसी बात कह दी कि आप मेरे कुछ नहीं लगते? ये तो दिल दुखाने वाली बात हो गई ना पवन। इतना प्यार कर रहा हूँ मैं आप सब लोगों से, और आप कह रहे हो सर आप मेरे कुछ नहीं लगते। ये तो दिल दुखाने वाली बात हो गई, दिल तोड़ने वाली बात हो गई। पवन, ये थॉट आपके मन में आया कैसे? ये थॉट आपके मन में आया कैसे? हैं, बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप मेरे अपने, इसीलिए मुझसे नाराज हो रहे हैं। इसी में आपका प्यार छिपा है। अगर आप नाराज नहीं होते ना, तो फिर आप में और मेरे अंदर अपनापन होता ही नहीं। आप मुझसे नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, है ना। समझ गए? चलिए, तो ये सारी चीज़ें बात कर ली हम लोगों ने। मुगल वंश बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है मुगल वंश। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार।